हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की अगली क्लास। और पहला ही प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो बार बार रिपीट हुआ है कई एग्जाम में। तो पहला प्रश्न क्या है कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज की, जो यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा अब तक पूछे गए हैं। उन सभी की विस्तृत व्याख्या एवं विश्लेषण यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ दोस्तों, शुरू से अंत तक दोस्तों वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि एक एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला ही प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है। प्रश्न है कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा। ऑप्शन है आपके सामने, कोई असर नहीं होगा, ऑप्शन बी घट जाएगी, या ऑप्शन सी बढ़ जाएगी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका नगद कोषानुपात जो होता है, सीआरआर होता है, यदि आप घटा दें उसको, आरबीआई जो है यदि घटा दे तो आपकी जो साख सृजन है वो बढ़ जाती है। क्या ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए, समझेंगे सीआरआर को, समझेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से ये काम करती है। तो इसको समझिएगा कि यदि आपके पास मान लीजिए 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये है, और जो आपकी आरबीआई है वो आपके सीआरआर को घटा दे, मतलब आपसे जो जमा पूंजी करवाती है, एक निश्चित जमा पूंजी होती है जो आरबीआई अपनी जमा करवाता है बैंक द्वारा। मान लीजिए आपसे ये कम कर दे कि 40 रुपए जमा करो आप 100 रुपये में से, तो आपकी जो साख सृजन है, आप पे 60 रुपए बचे रहेंगे, तो साख आपकी क्या है, ज्यादा रहेगी। और यदि इसको बढ़ा दे, ठीक है, सीआरआर को बढ़ा दे कि भैया 40 नहीं, तुमको 90 करने हैं, तो आपके साख सृजन क्या हुआ, कम होगा ना। तो यही इस तरीके से समझना है कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात, जिसको सीआरआर बोलते हैं, को घटा देती है तो साख सृजन में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, यदि घटेगा। और यदि बढ़ा देगी, क्या होगा, तो साख सृजन जो है कम हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित अंश आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ठीक है, और इस अंश का निर्धारण केंद्रीय बैंक समय समय पर करती रहती है, ठीक है। यह केंद्रीय बैंक सीआरआर में वृद्धि करती है तो वाणिज्यिक बैंकों के पास कम नकदी रहती है, ठीक है। यदि वृद्धि कर देगी, सीआरआर में वृद्धि कर दी, तो कम नकदी बचेगी, और जिससे साख सृजन में भी कमी आएगी। और यदि सीआरआर कमी की जाती है तो साख सृजन बढ़ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से समझिए जो मैंने आपको समझाया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार रिपीटेड होने वाला है प्रश्न है, तो ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बार बार आप कोई सा भी एग्जाम आपने दिया होगा यदि अपने जीवन में, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, सॉरी सी टेट नहीं, यूपी टेट हो, आपके जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न जरूर देखने को मिला होगा। और देखिए, पैट 2021 में भी ये रिपीट हुआ है प्रश्न कि 100 रुपए के नोट पर किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। जो 100 रुपए का नोट है उस पर जो है साइन होते हैं, तो पूछा है किसके साइन होते हैं। आपने देखा होगा, गौर करिएगा कभी, आप 100 के नोट पर, 50 के नोट पर, 500 के नोट पर, सब पे साइन होते हैं, ठीक है। तो वो साइन किसके होते हैं आपसे पूछा है, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने कि आरबीआई गवर्नर के, वित्त मंत्री के, भारत के राष्ट्रपति के, या वित्त सचिव के। तो मैं यहाँ पे बता दूं, देखिए, जो 100 रुपए के नोट पर जो हस्ताक्षरित होता है वो किसके द्वारा होता है, आरबीआई गवर्नर के द्वारा, ठीक है, आरबीआई गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। आप देखना कभी, ठीक है, उस पर साइन होते हैं आरबीआई गवर्नर के, ठीक है, जो भी गवर्नर है उसके साइन होते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि 1 रुपये से बड़े सभी नोटों पर, 1 रुपये से बड़े, मान लीजिए 1 रुपये से जितने भी बड़े नोट हैं, एक से एक के बाद दो, तीन, चार, पांच, जो भी है, सभी नोटों पर, 50 का हो, 100 का हो, 500 का, उस पर आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। लेकिन 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का साइन होता है, ये भी आप ध्यान रखना। यदि आपसे पूछ ले कि 1 रुपये के नोट पर किसका साइन होता है, तो आप कहेंगे वित्त सचिव का होता है। और इससे बड़े जितने भी नोट है आपके, 1 रुपये से बड़े जितने भी नोट है, 50 का, 100 का, 10 का, 20 का, इस पे किसके होंगे, वो आरबीआई गवर्नर के होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। बहुत ही चीजें, बहुत आराम से चीजें क्लियर हो गई होंगी, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, और ये इस प्रश्न की संभावना पेट में आने की, अब की इस बार आ सकता प्रश्न है ये। कैसे कि भारत में क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक, सॉरी, ये कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवा की पेशकश की।
ये प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवा की पेशकश की थी? तो वो कौन सा बैंक था? एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई या यस बैंक? देखिए, होम्योपैथिक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो कहने का मतलब ये है, आपसे उस बैंक का नाम पूछा है जिसने सबसे पहले भारत में इंटरनेट बैंकिंग सेवा पेशकश की थी, तो वो था आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन सी याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो इंटरनेट बैंकिंग का सेवाओं को आप यूज कर रहे हो ना, तो सबसे पहले जो पेशकश की थी भारत में इसकी, तो वो बैंक था आईसीआईसीआई बैंक। याद रखना इस चीज को, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पे देखिए, इसकी व्याख्या को हम देखेंगे और कई सारी चीजें क्लियर करेंगे। कैसे? कि भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश आईसीआईसीआई बैंक ने 1998 में की थी। ठीक है, सन में याद रख लेना कब की थी, 1998 में। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक भारत की प्रमुख बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा संस्थान है। और इसका नाम, इसका पूर्ण नाम क्या है? आईसीआईसीआई बैंक का पूर्ण नाम यदि आपसे पूछ ले, तो ये है आपका इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसका नाम है, इतना बड़ा आईसीआईसीआई इसको बोलते हैं। ठीक है, यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, याद रखेंगे। और इसकी स्थापना की बात करें आईसीआईसीआई की, 1994 में हुई। और इसका पंजीकृत कार्यालय वडोदरा तथा कारपोरेट कार्यालय मुंबई में है। पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? वडोदरा में है। और कारपोरेट कार्यालय मुंबई में है। बाजार कैपिटलाइजेशन की दृष्टि से भारत के निजी क्षेत्र का दूसरा बड़ा बैंक है। निजी क्षेत्र का दूसरा बड़ा बैंक है। और आपको कमेंट करके बताना है कि निजी क्षेत्र का, भारत के निजी क्षेत्र का प्रथम सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, वो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है दोस्तों आज की क्लास में। ये बैंक से संबंधित प्रश्न है जो परीक्षा में बनते ही बनते हैं। अगला प्रश्न कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र की बात हो रही है, निजी क्षेत्र की नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, ये आपसे पूछा है। पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है या सेंट्रल बैंक है? तो वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक समूह सबसे बड़ा है, जो कुल जमा का लगभग 29% का नियंत्रण करता है। और 13,000 शाखाएं, 190 विदेशी ऑफिस पूर्ण रूप से ऑफिस है इसमें। ठीक है, अब अगला चीज यहाँ पे देखिए, ध्यान रखेंगे कि पूर्ण रूप से बात हो रही है। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। तो यदि आपसे प्रश्न एग्जाम में बन जाए कि पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा है, पूर्ण रूप से, तो वो था पंजाब नेशनल बैंक, जो पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक था। याद रखेंगे। स्थापना कब हुई? पीएनबी, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं पंजाब नेशनल बैंक को? पीएनबी। तो इसकी स्थापना हुई 1894 में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे। और सभी प्रश्न दोस्तों आपके यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा अब तक पूछे गए हैं पूर्व परीक्षाओं में, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस आयोग क्या करता है, पूर्व परीक्षा प्रश्नों को ही अपने अगले एग्जामों में जो कि तो भी रख देता है दोस्तों, और उनसे ही रिलेटेड चीजों को पूछता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे कि भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया? क्या है प्रश्न? पहले प्रश्न को समझिएगा कि भारत में कृषि, जो कृषि की जाती है किसानों द्वारा, और संबंधित कृषि से संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित में से सबसे अधिक उधार उधार प्रदान किया गया, किसके द्वारा किया गया? मतलब जो कृषि कार्य के लिए लोन वगैरह लेते हैं, तो वो पूछा है कि सबसे ज्यादा उधार जो प्रदान किया वो किसने किया? सहकारी बैंक ने किया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने किया, या वाणिज्यिक बैंक ने किया, या सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं ने किया? ये आपसे पूछा है। जो कृषि और कृषि से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं, कार्यकलाप हैं, उनको सबसे जो पैसे की जरूरत पड़ी, जो लोन वगैरह लेते हैं, उधार लेते हैं, तो किसने सबसे ज्यादा दिया? तो वो दिया है वाणिज्यिक बैंकों ने। ठीक है, ऑप्शन बी याद रखिए, वाणिज्यिक बैंकों ने सबसे ज्यादा उधार प्रदान किया है कृषि और संबंधित क्रियाकलापों के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये, क्योंकि ये रिलेट करता है दोस्तों, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि, ठीक है, उससे रिलेट करता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न हो जाता है यहाँ पे। चलिए इसकी विस्तृत व्याख्या यहाँ पे देखेंगे। तो व्याख्या यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझनी है हमें। और क्यों समझनी है? क्योंकि और भी ज्यादा चीजें हमारी क्लियर हो जाए। चलिए
भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को वाणिज्यिक बैंक द्वारा सबसे अधिक ऋण दिया जाता है, और इन सबको ऋण कौन देता है? नाबार्ड बैंक देती है। ठीक है, ये क्या करती है, मतलब नाबार्ड बैंक जो होती है ये सीधे किसानों के खातों में जो है ऋण नहीं देती। ये क्या करती है, जो वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है और उसके द्वारा जो है उनके खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। याद रखेंगे कौन देती है? नाबार्ड बैंक। नाबार्ड सीधे खाते नहीं खोलती तथा बैंकों के माध्यम से लोगों को ऋण देती है। सबसे ज्यादा ऋण वाणिज्यिक बैंकों ने तत्पश्चात सहकारी बैंकों ने दिए। नाबार्ड की स्थापना की यदि आपसे पूछ ले तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों, वन लाइनर प्रश्न के रूप में से याद करेंगे। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और आपको कमेंट करके बताना है, जरूर ये बताना है कि जो नाबार्ड है, नाबार्ड की जो स्थापना है 12 जुलाई 1982 को हुई। और कमेंट में आपको नाबार्ड की फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बतानी है, क्या है, किससे रिलेट करता है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था 1981, 1985, 1982, 1989। तो ये हुआ था आयात आयात निर्यात एग्जिम बैंक जो है 1982 में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि वर्ष 1981-82 के केंद्रीय बजट में भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना की घोषणा की गई थी तथा वर्ष 1982 में इस बैंक का गठन किया गया, और इसका उद्देश्य निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर विदेशी व्यापार का संवर्धन करना है, ये उद्देश्य था। चलिए बढ़ते हैं बहुत ही अगला प्रश्न। देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है और ये रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। क्या है? सीधा सीधा पूछता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? सीधा सीधा सिंपल सा प्रश्न, आरबीआई की स्थापना कब हुई ये पूछता है, तो वो हुई थी 1935 में। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, सीधा पूछता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में। तो ये किसकी अनुशंसा पर हुई? अब यहाँ पे देखेंगे कई चीजें क्लियर होंगी कि हिल्टन यंग आयोग, याद रखना इस नाम को, हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। बात करें इसके राष्ट्रीयकरण की, ये भी प्रश्न बनता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 ईस्वी में किया गया। और सर ऑसबोर्न स्मिथ, या इस नाम को भी याद रखना, सर ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे तथा इसके प्रथम भारतीय गवर्नर की यदि बात करें तो सीडी देशमुख थे। और अब आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है? आरबीआई के बारे में देखो इतना तो पता होना चाहिए जितना यहाँ पे दिया है कि स्थापना कब हुई? 1935 में हुई, 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। किसकी अनुशंसा पर? हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा के रूप में। और सर ऑसबोर्न स्मिथ इसके पहले जो है गवर्नर रहे। और भारतीय गवर्नर की बात करें, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है प्रश्न कि वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? ये बहुत अच्छा प्रश्न, ये समझ लीजिए, इसको यदि आपने तैयार कर लिया इस प्रश्न को तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाने वाला है बहुत जल्द एग्जाम में। कि वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? तो आईडीएफएससी, एचडीएफसी, सॉरी एचएसबीसी बैंक, या बंधन बैंक, या मुथूट फाइनेंस। तो वो कौन सी माइक्रो वित्त कंपनी थी जो बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई थी अगस्त 2015 में? कब हो गई थी? 2015 में, ये भी ध्यान रखना। तो वो थी बंधन बैंक। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्या था कि बंधन बैंक भारत की एक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। 23 अगस्त 2015 को, याद रखना इस डेट को, याद रखना, 23 अगस्त 2015 को बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज ने बंधन बैंक नामक पूर्ण बैंक की शुरुआत कर दिया गया, और भारतीय रिजर्व बैंक ने जून माह में इसे वाणिज्यिक बैंक आरंभ करने की स्वीकृति दी थी। तो याद रखेंगे 23 अगस्त 2015 को जो बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज थी वो बंधन बैंक के नाम से पूर्ण बैंक की शुरुआत इन्होंने कर दी, ये परिवर्तित हो गई वित्त कंपनी। याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। ये प्रश्न दोस्तों कई परीक्षाओं में पूछा गया है हाल ही की में, तो याद करेंगे इसको। कौन सा है राज्य, ऐसा कौन सा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर या नागालैंड? तो वो है आपका सिक्किम। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम तथा गोवा, सिक्किम तथा गोवा राज्य में नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, सिक्किम और गोवा। ठीक है, याद रखेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना, कमजोर वर्गों के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना तथा इस बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। याद रखेंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। चलिए, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं चीजों को, ताकि आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएं, एक ही बार में आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में डॉट 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 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? जब दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ था वाणिज्यिक बैंकों का, तो कितने बैंकों का हुआ था? 6। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि भारत ने 14 उन बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया जिन बैंकों की जमा पूंजी कितनी थी? 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। फिर पुनः 15 अप्रैल 1980 को 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमा एवं धनराशि कितनी थी? 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। याद रखेंगे, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि किसका किया गया था जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को, और जो पुनः हुआ 15 अप्रैल 1980 को, तो कितनी थी धनराशि? 200 करोड़ से अधिक उनका किया गया। 6 व्यापारिक बैंक थे। याद रखेंगे, इस गिनती को भी याद रखेंगे, 6 का किया गया था दूसरी बार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में कि संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ डॉट 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 सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। कब किया? क्या बैंकों के साथ किस? तो ये थे 6 सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? वित्त विधेयक, बैंकिंग अधिनियम, भारत के संविधान की धारा 11 या आरबीआई अधिनियम की धारा 7? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि आरबीआई अधिनियम की धारा 7 में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। देखिए, स्टेनोग्राफर की परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे देखिए पूछ लिया कि आरबीआई की जब स्थापना हुई, तो ऊपर क्या पूछा था? आरबीआई की स्थापना कब हुई? ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ था? किसमें स्थित था? बेंगलुरु में, कोलकाता में, पुणे में या मुंबई में? तो जब आरबीआई की स्थापना हुई तो इसका केंद्रीय कार्यालय था कोलकाता में। लेकिन अब इसका जो स्थायी रूप से कहाँ है कार्यालय? मुंबई में, 1937 से। समझते हैं इसको कि जब आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को तो स्थापना हुई, याद रखेंगे। जब हुई तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था, किंतु 2 साल बाद 1937 में यह स्थायी रूप से मुंबई में स्थापित हो गया। ये चीजें आपको क्लियर करनी है आरबीआई से। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कि बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, मतलब आरबीआई द्वारा एक नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। तो ये ही राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे, भारत में जो बैंकिंग लोकपाल होता है वो कौन होता है? आरबीआई जो बैंक होता है, आरबीआई के द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था से जो प्रश्न पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा। देखिए, पहला ही प्रश्न यहाँ में शिफ्ट सेकंड में पैड 2022 में पूछा गया प्रश्न है। क्या प्रश्न है? 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डॉट 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 उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन उद्योग जो थे वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद। ठीक है,
याद रखेंगे कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत सरकार द्वारा निम्न 3 क्षेत्र ही सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए थे: परिवहन और रेलवे, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, परमाणु खनिजों का खनन। तो इसमें परमाणु ऊर्जा उत्पादन इसमें है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कि 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? भारतीय रुपये का मूल्यह्रास, यह सभी, आर्थिक नीति की असफलता या विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। देखिए ये भी प्रश्न आपका पैड 2022 में पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में, तो इसका राइट आंसर था विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। अब यहाँ पे देख रहे हो जो 2022 का पैड है, इसमें 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया? विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। ऑप्शन डी। इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए। क्या है इसकी व्याख्या? कि वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा और सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोलियम आदि आवश्यक वस्तुओं को आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया। विदेशी मुद्रा भंडार 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। इस स्थिति में 1991 के आर्थिक सुधारों को लागू किया गया। याद रखेंगे क्यों लागू किया गया, ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अगला प्रश्न कि 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कौन सा था? वैश्वीकरण था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए नई आर्थिक शिक्षा नीति, जो नई आर्थिक नीति है, इससे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ें। किस तरीके के प्रश्न ये बनने हैं इस पे भी ध्यान दीजिएगा। क्या है इसकी व्याख्या? कि 1951 के महान आर्थिक संकट से उबरने के उद्देश्य से तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव तथा वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण तथा निजीकरण करने का फैसला लिया। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा बाजार के निजीकरण से भारतीय बाजार विश्व के बाजारों के लिए तथा वैश्विक बाजार के लिए भारतीयों की पहुंच में सुगमता आ गई, जिसे वैश्वीकरण कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कितना अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आने की संभावना है पूरी पूरी। क्या है प्रश्न? कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया है। नीति आयोग के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा या वित्त मंत्रालय द्वारा? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित होता है? वो होता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आर्थिक सर्वेक्षण जो है किसके द्वारा प्रकाशित होता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। आम बजट से एक दिन पहले लाया गया दस्तावेज भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह सर्वेक्षण पिछले एक साल के दौरान देश के आर्थिक प्रदर्शन की विस्तृत रिपोर्ट है। आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है और केंद्रीय बजट की घोषणा से एक दिन पहले संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। याद रखेंगे। ठीक है, इतनी चीजें आपको ये तैयार करनी है। अगला प्रश्न कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए 21 में पूछा गया। तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है, जो आर्थिक सुधार है ना 1991 के, उसको अच्छे से पढ़ना है, डीप से बिल्कुल। तो ये पूछा प्रश्न कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन ए। व्याख्या पे देखिए कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 ईस्वी के समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव तथा वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और इस आर्थिक सुधार को राव मनमोहन नीति भी कहते हैं। इस नीति के तहत अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG की नीति अपनाई गई थी। उदारीकरण की, निजीकरण की और वैश्वीकरण की। तो अगला प्रश्न दोस्तों यहां से बन सकता है कि जो ये अर्थव्यवस्था थी इसमें किसकी नीति अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसकी नीति अपनाई गई थी। LPG जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, LPG के नाम से ये जाना जाता है। तो ये प्रश्न जो है एग्जाम बन सकता है यहाँ से प्रश्न। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक एक प्रश्न दोस्तों आपका छूटने वाला नहीं है दोस्तों। अच्छे से यदि क्लास को देखते हैं आप पूरा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करते। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भी तैयारी कर रहे हैं पैट 2025 की और जितने भी आने वाले एग्जाम होंगे उन सभी की तैयारी हम अपने चैनल पर कराएंगे। अगला प्रश्न है कि 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया। किसके अलावा? औद्योगिकरण के अलावा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि क्या है प्रश्न कि वर्ष 1991 ईस्वी में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नई उदार आर्थिक नीति आरंभ करने के पीछे निम्न उद्देश्य थे। कौन कौन से? कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारने के साथ साथ इसे बाजार के रुख में अनुरूप बनाना। दूसरा, मुद्रास्फीति की दर को बढ़ाना और विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भंडार का निर्माण करना। तीसरा, आर्थिक विकास दर को बढ़ाना और विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भंडार का निर्माण करना। और क्या था? आर्थिक स्थिरीकरण को प्राप्त करने के साथ साथ सभी प्रकार के अनावश्यक आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना। और पांचवा था, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ाना। और याद रखेंगे कि वर्ष 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के तीन प्रमुख घटक तत्व कौन से थे? उदारीकरण, ठीक है, और निजीकरण और वैश्वीकरण। ये अगली बार जो प्रश्न बन सकता है वो यहाँ से बन सकता है पैट में। ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है और इस पे ध्यान दीजिएगा कि 1991 की नई उदार नीति आर्थिक नीति के तीन प्रमुख घटक कौन कौन से थे? उदारीकरण था, निजीकरण था, उदारीकरण, निजीकरण, और आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये तीन थे, याद रखेंगे इनको। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। एक वीडियो और आएगी दोस्तों, और आपका यहाँ पे हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर हम अगले विषय की क्लासेस आपके लिए लाएंगे, वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों, और इसी तरीके से पढ़ते रहें दोस्तों, मुस्कुराते रहें। बहुत कम टाइम बचा है, अच्छे से तैयारी करते रहें दोस्तों। धन्यवाद।